शिक्षा जगत के इस छोटे से माध्यम तपस्वी टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं उपेंद्र राय आज आपको क्लास 10वीं के चैप्टर 1 रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या से क्लास को स्टार्ट करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि क्लास 10 स्टैंडर्ड के चैप्टर्स नंबर्स 1 में जितने भी कंटेंट है, जितनी भी आवश्यकताएं, धारणाएं हैं, मैं आपको उसको एक बेहतरीन ढंग से आपके अंदर उसे विकसित करने में प्रयास करूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको उस कॉन्सेप्ट को इतना बेहतर ढंग से क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि आपको लगेगा कि नहीं, मैं 10 का सवाल नहीं बल्कि 4, 5, 6 के टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूं। हाँ, मैं सच कर रहा हूं, क्योंकि देखिए, जब किसी भी धारणाओं को, किसी भी प्रमेय को, किसी प्रकार के सूत्र को जब उनको किसी व्यंजक के रूप में स्थापित किया जाता है तो उसके पीछे का कोई ना कोई अंगणितीय कारण होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जितने भी स्वर समीका या कोई भी सूत्र लिखा जाता है वह बीजगणित के आधार पर लिखा जाता है, क्योंकि बीजगणित की सहायता से ही, संकेत के माध्यम से ही बड़े से बड़े सूत्रों के एक छोटे से सूत्र में क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है, उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। उसके पीछे अंगणितीय अवधारणा होती है, क्योंकि बीजगणितीय अवधारणा अंगणितीय अवधारणा पे व्याप्त होती है। तो चलिए, आज मैं आपको क्लास 10 का पहला चैप्टर अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स को स्टार्ट करेंगे। आज किताब की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके रियल नंबर से यानी वास्तविक संख्या से संबंधित जितने कंटेंट हैं, जितने फार्मूले, सूत्र, प्रमेय, एल्गोरिदम्स, जितने भी दशमलव से आधारित जितने भी नंबर्स हैं, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले हमें उनको, उनके सूत्र और उनके अवधारणाओं को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या से किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसकी भूमिका जरूर देनी चाहिए, या जिसे परिभाषा के रूप में आप समझ सकते हो, उसकी परिभाषा जरूर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक संख्या। आपको मैं बता दूं, मैं मेन केवल हेडिंग को यहाँ पे लिखूंगा और उसके परिभाषा को मैं बोलूंगा, मौखिक रूप से मैं बोलूंगा। उसको आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे और जो मैं बोल रहा हूं, मैं कम से कम एक चीज को 3 बार बोलूंगा ताकि आप आराम से उसे लिख भी लें और लिखते समय उसे याद भी कर लें। तो वास्तविक संख्या, सबसे पहले आता है कि वास्तविक संख्या, आपके दिमाग में आना चाहिए कि वास्तविक संख्या है क्या। अगर ये संख्या है और संख्या का नाम रखा गया वास्तविक संख्या, आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या कहां से आया है। ये संख्या पद्धति का भाग होता है, जो क्लास 9th में पहला चैप्टर संख्या पद्धति के नाम से पढ़ चुके हैं। यदि आप क्लास 9th का संख्या पद्धति पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल्स पे क्लास 9th का ऑलरेडी क्लास चल रहा है, जिसमें 16वां से 17वां क्लास होगा, जो संख्या पद्धति यानी पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। वहां से भी आप देख सकते हैं, जिसमें वास्तविक संख्या आता है और वहां भी वास्तविक संख्या के बेहतरीन पढ़ाया जाता है। तो पहले हम लोग वास्तविक संख्या के पूरे क्वालिफिकेशन वर्गीकरण को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग तुरंत 10 के कंटेंट पे आ जाएंगे। वास्तविक संख्या यदि क्लास 10 का भाग है तो इस वास्तविक संख्या के बारे में पूरी जानकारी जानना बहुत जरूरी है। तो वास्तविक संख्या क्या है, किसे कहते हैं? सबसे पहले आप जानिए कि वास्तविक संख्या अगर है, इसकी इंग्लिश क्या है। देखिए, मैं बार बार बताता हूं सभी बच्चों को, आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, ये जरूरी नहीं है कि आप कौन से मीडियम से हो। जरूरी ये है कि इस समय आवश्यकता किस चीज की है, वैल्यू किस चीज का देखा जा रहा है। आपको मैं बताऊं कि मेन जो हेडिंग्स होते हैं उनकी इंग्लिश जानना जरूरी है। आपको देखिए, आपके पेपर में जरूरी है या नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनकी इंग्लिश को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर आज इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं। तो इंग्लिश कुछ ना कुछ तो आपको जानना चाहिए। अगर आप पूरे डिफिनेशंस को इंग्लिश में नहीं बोल सकते, बट उसके मेन पॉइंट को इंग्लिश में बोलना जरूरी होता है। तो याद रखेंगे, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में आप जानते भी है, रियल नंबर्स कहा जाता है। वास्तविक संख्या को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? रियल नंबर। आपको भले ये सब छोटी छोटी बातें लग रही हो, क्योंकि आपको मालूम है तो आपको छोटा लग सकता है, लेकिन जिनको मालूम नहीं उनको ये जानकारी लाभदायक हो सकती है और आपके लिए रिवीजन भी हो सकता है। याद रखें, मेमोरी जिस चीज को बार बार देखता है ना, मेमोरी जिस चीज को बार बार देखता है या सुनता है ना, वो चीज लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स हो जाता है। इसलिए मैं बार बार एक ही चीज को क्यों बताता हूँ, हमको पता है ये आसान है, फिर भी मैं बोलता रहता हूँ ताकि आपके लिए ये बार बार क्या हो, व्यवहारिक में आपके आ जाए, व्यवहार में आ जाए। जैसे जिस चीज को हम रोज रूटीन पे रखते हैं वो अपने आप हो जाता है। जैसे कभी जिस रूट से हम आते जाते हैं उस रूट को कभी कभी ध्यान में दूसरा चीज भी सोचते रहते हैं तो हमारा
ऑटोमेटिक रूटीन हो जाता है, उधर टर्न हो जाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि माइंड में वो चीज क्या हो जाता है, हमेशा के लिए मैपिंग हो जाता है। वही मैंने बताया कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या क्या है उसकी परिभाषा तो अभी बताएंगे। सबसे पहले वास्तविक संख्या को बोलते क्या, इंग्लिश में रियल नंबर्स कहा जाता है। वास्तविक संख्या क्या कहा जाता है? रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है वास्तविक संख्या का? वास्तविक संख्या का जो परिभाषा है वह एकदम इजी है। इसकी परिभाषा दो प्रकार से दी जाती है। दो प्रकार से कैसे? एक तो जब आप छोटे थे 6, 7, 8 के स्टैंडर्ड में इसका परिभाषा बताया जाता था। क्या बताया जाता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, या अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। किंतु आप अगर 10th स्टैंडर्ड में या 9 में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल के बच्चे हैं, तो आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है। आपको इसका एक बेहतर परिभाषा रखना है। वो बेहतर परिभाषा क्या है? कहेंगे कि वह संख्या या वे सभी संख्याएं, नोट जरूर कीजिएगा, वास्तविक संख्या का परिभाषा, वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं या रियल नंबर कहते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, वास्तविक, जो चीज वास्तविक में है उसे कहीं ना कहीं प्रकट किया जा सकता है। प्रकट किया जा सकता है कि नहीं? अगर वो वास्तव में है तो उसे क्या किया जा सकता है? प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस आधार पे इसका बहुत ही बेहतर परिभाषा गणितज्ञों ने रखा कि वे सभी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर हम दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या बनता है? वे सभी संख्याएं जिन्हें वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब संख्या रेखा पर विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लिखा जा सकता है। संख्या रेखा पर विभिन्न प्रकार की संख्याओं को दर्शाया जा सकता है। तो वास्तविक संख्या का दो वर्गीकरण किया गया। वास्तविक संख्या का दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया। एक तो वे नंबर्स को वर्गीकृत किया गया जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, और दूसरा उस संख्याओं को लिखा गया जिनको p बाई क्यू के रूप में यानी भिन्न के रूप में न लिखा जा सके। ध्यान से सुनिएगा, आपने कहा कि वास्तविक संख्या क्या है? वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं उन्हें क्या कहा गया? वास्तविक संख्या। तो इस वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में किस आधार पर बांटा गया? ऐसे वास्तविक संख्या लिया गया जिनको हम भिन्न के रूप में यानी p बाई क्यू के रूप में बांट सकते हैं, उनको अलग रखा गया। और वे सभी वास्तविक संख्या जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं बता सकते, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें अलग रखा गया, अपरिमेय संख्या कहा गया। तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार से बांटा गया? दो प्रकार से। वास्तविक संख्या को वर्गीकरण कितने प्रकार से बांटा गया? दो प्रकार से। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया। वास्तविक संख्या कितने भागों में? दो भागों में। सबसे पहला परिमेय संख्या। पहले बार क्या आता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। पहला क्या आता है? परिमेय संख्या। दूसरा क्या आता है? अपरिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या, दूसरा क्या आता है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आप याद रखेंगे वास्तविक संख्या को दो भागों में विभाजित किया गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही क्या है? वास्तविक संख्या है। दोनों वास्तविक संख्या है, लेकिन दोनों का क्वालिटी, दोनों का प्रॉपर्टीज जो है, विशेषता जो अलग अलग है। दोनों तो वास्तविक है लेकिन दोनों के गुण अलग अलग है। जैसे एक ही पिता के दो बच्चे होते हैं, दोनों बच्चों में अलग अलग क्वालिटी होती है। तो ये इसका मतलब थोड़ा है कि अलग अलग क्वालिटी है तो ये अलग अलग, इनके पिता अलग अलग है, नहीं हो सकता ऐसा। वही यहां भी है, दोनों वास्तविक के दोनों ही पुत्र हैं लेकिन इनका क्वालिटी अलग है, इनका क्वालिटी अलग है। समझ में आ रहा है? तो देखिए वास्तविक संख्या के दो भाग में विभाजित किया गया, एक परिमेय संख्या के रूप में, एक अपरिमेय संख्या के रूप में। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है। रेशनल नंबर। नंबर को इंग्लिश में यहां पे लिख चुका हूं तो मैं एन लिख देता हूं। और अपरिमेय को कहा गया इरेशनल, IRRA
TIONAL, रेशनल, इरेशनल। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर, रेशनल इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहा गया, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहा गया। तो अब आएंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है। बहुत इजी है, याद रखें। परिमेय संख्या की यदि आप परिभाषा याद कर लेते हैं तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा स्वतः ही याद हो जाएगा। परिमेय संख्या की यदि परिभाषा आप याद कर लेते हैं तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा खुद याद हो जाएगा। देखिए कैसे, परिमेय संख्या का अगर याद करते हैं तो परिमेय संख्या याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, तो परिमेय संख्या पॉजिटिव है, अपरिमेय संख्या निगेटिव है, क्योंकि परिमेय का उल्टा ही तो अपरिमेय है ना। तो परिमेय का याद करेंगे, परिमेय का याद हो जाएगा। परिमेय का परिभाषा क्या है, कहेंगे वे सभी वास्तविक संख्याएं, आप साथ में बोलेंगे भी, मन में बोलिए या बोलकर पढ़िए। आप पढ़े तो एकांत में पढ़े ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे आपकी एक्टिविटीज को देखकर। जब भी पढ़े तो एक छोटे बच्चों की तरह एक ऐसे बिहेवियर्स में पढ़े कि आपको लगे कि नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूं मेरे सामने टीचर से, और फील करके पढ़िए। पढ़ाई को जब तक आप फील नहीं करेंगे तो पढ़ाई का मजा नहीं आएगा। तो याद रखेंगे, परिमेय संख्या का मैं जो परिभाषा बता रहा हूं आप पहले सुनिए, दूसरा का बार बोलिए। वे सभी वास्तविक संख्याएं, वे सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वे सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। वे सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं जहां पे Q का मान 0 नहीं हो सकता है, जहां Q का मान 0 नहीं हो सकता है। ये परिभाषा रट लेंगे, काम हो गया। बट आपको मैंने बताया ना पहले ही कि कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो आपके दिलो दिमाग में उतार न दूं। परिभाषा को आपने समझा कि कोई भी ऐसा नंबर वास्तविक संख्या हो जिनको P बटा Q के रूप में लिख सकें, जहां Q के रूप में लिख सकेंगे तो वो परिमेय होगा और Q का मान 0 नहीं होगा। अगर हम इसे आपको अपने भाषा में समझाएं कि ये कहना क्या चाहता है, यदि आप समझ चुके हैं तो ये बहुत बढ़िया बात है। नहीं समझते हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा कि मतलब क्या है, P बटा Q क्या है। क्या P और Q कोई पार्टिकुलर नंबर है जो कि P Q एक अक्षर को दर्शाता है? क्या वो P Q उसी मान के लिए, ABCD के मान के लिए है P और Q? क्या P और Q किसी अन्य चीज को क्या करता है, प्रदर्शित करता है? तो बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान सुनिएगा। इसमें सीधा सीधा मतलब ये है, P बटा Q का मतलब, P और Q एक संकेत है। P अपान Q किसका संकेत है? भिन्न का। ध्यान से सुनिएगा, P बटा Q का मतलब है कि भिन्न के रूप में, P बटा Q के रूप में मतलब भिन्न के रूप में, जहां पे P अंश है और Q हर है। मतलब अगर हम लोग अपने भाषा में परिभाषा बनाए P और Q ना कह करके तो कैसे बनेगा? कहेंगे वे सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां हर का मान 0 नहीं हो सकता, जहां पे Q का मान 0 नहीं हो सकता। P बटा Q, Q नीचे है, ऊपर अंश, नीचे हर, Q इज नॉट इक्वल 0 यानी हर का मान 0 नहीं हो सकता। रीजन, कारण क्या है? ये तो फाउंडेशन है कि परिमेय संख्या होगा P बाई Q के रूप में, लेकिन याद रखें कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर का मान 0 नहीं होना सकते। रीजन क्या है? बटा में 0 क्यों नहीं हो सकता? बटा में 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग देना अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित है, नॉन डिफाइंड है, नॉन डिफाइंड है ना, नॉन डिफाइंड, नॉन डिफाइंड मतलब आज अभी तक इसका उसे परिभाषित नहीं किया गया है। परिभाषित क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे कारण है। देखिए, आप जानते हैं कि अनुपात जो होता है, भिन्न जो होता है, इससे क्यों लाया गया होगा? क्या आप कभी सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अनुपात क्यों बनाया गया होगा? ऐसा क्या आया होगा गणितज्ञों के दिमाग में, जिन्होंने अनुपात का विकास किया, उनके दिमाग में क्या आया होगा कि जो अनुपात के रूप में लिखना बहुत जरूरी समझा, भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना संख्याओं को जरूरी समझा? तो बंटवारा, बंटवारा एक ऐसा चीज होता है, बंटवारा एक ऐसा चीज है जो भिन्न को प्रदर्शित करता है। भिन्न किसको प्रदर्शित करता है? विभाजन को प्रदर्शित करता है। विभाजन को व्यक्त करने के लिए क्या किया गया? अनुपात का प्रयोग किया गया। आप जानते हैं कि एक आम को दो जगह बांटना है तो उसको हम 1/2 भाग कहते हैं। एक आम को, एक रोटी को दो भागों में बांटना है, दो व्यक्तियों में बांटना है तो प्रत्येक व्यक्ति को 1/2 आएगा। उसी प्रकार
3 आम को 4 आदमियों में बांटना है तो 3/4 मिलेगा एक व्यक्ति को। अगर उसी तरह से यदि आप ये थिंक करें कि 1/0 अगर लिख दिया जाए तो क्या आप बता सकते हो इस एक आम या एक रोटी को कितने भागों में बांटना है, कितने भागों में बांटना है, कितने व्यक्तियों में बांटना है। यहाँ पे तो 2 व्यक्तियों में बांटना है, 4 व्यक्तियों में बांटना है, ये तो डिफाइन है कि आप बांट सकते हो। जीरो का मतलब नथिंग होता है, आप जानते हैं। अगर जीरो अकेला है तो उसका मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं होता है। जीरो माने कुछ ना, छोटे बच्चों में पढ़ा, छोटे जब हम लोग थे तो यही पढ़ा जाता, जीरो माने कुछ ना। तो जीरो जब कुछ नहीं है तो आप ये कैसे व्यक्त करेंगे कि एक को हम कितने भागों में बांटें। इसका मतलब ये है कि जीरो जो है यह कितने व्यक्ति या कितने वस्तु है इसका डिफाइन नहीं करता, इसको परिभाषित नहीं करता है, यह व्यक्त नहीं कर पाता है। तो हम यह भी व्यक्त नहीं कर सकते कि 1/0 का मतलब क्या होगा, कितना होगा। तो इसीलिए 1/0 क्या है, अपरिभाषित है, क्योंकि एक को हमको कितने भागों में बांटना है यही पता नहीं है, यही पता नहीं है। इसलिए 1/0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित को नॉन डिफाइन कहा जाता है। दूसरा एक बात और, दूसरा और हो सकता है, जैसे आप एक बात जानते हो, कि अगर मैं यहाँ पे 6/2 लिख दूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाना चाहता हूं, 6/2 लिख दूं और बराबर यहाँ पे 3 लिख दूं, तो आप कहते हैं कि बिल्कुल बराबर है जी, बराबर है कि नहीं। अगर 6/2 बराबर है 3 के तो तिर्यक गुणनफल भी आपस में बराबर होगा। एक पढ़े आप, अगर 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो उनका तिर्यक गुणनफल भी बराबर होगा। तो 1 छका यहाँ पे 6 होगा और 2 तिहाई भी यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। तो दोनों आपस में बराबर आ गया कि नहीं आ गया। अगर आप 1/0 को मान लीजिए कि डिफाइन मानते हैं, क्या मानते हैं, परिभाषित मानते हैं। 1/0 क्या मानते हैं, परिभाषित मानते हैं। अगर मान लो, चलिए मैं मान लेता हूं कि 1/0 क्या है, परिभाषित है। तो मुझे बताइए, यदि मैं एक बात मान लेता हूं कि चलो 1/0 का मान जो है x के बराबर है, क्योंकि 1/2 को हल करेंगे तो 0.5 आएगा, 3/4 को हल करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना। वैसे ही आप मान लीजिए कि 1/0 क्या है, परिभाषित है, कोई ना कोई मान आएगा। तो चलो मैं भी मान लेता हूं कि 1/0 का मान यक्स है। अब यक्स के कुछ भी हो सकता है, भाग देने पर, जैसे 6/2 अगर यहाँ यक्स मानता तो यक्स मान क्या होता, 3। वैसे ही 1/0 का मान, यानी 1 में 0 का भाग देने पर कुछ ना कुछ आता, तो कोई ना कोई संख्या होता जो कि इसके बराबर होता। तो मैं 1/0 के भागफल को क्या मान लेता हूं, यक्स, यदि परिभाषित है तो अब बताइए, इसके अनुसार अनुपात के, यदि 2 अनुपात आपस में बराबर है तो तिर्यक गुणनफल के हिसाब से इनका तिर्यक गुणनफल भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो आप देखेंगे कि इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, 1 में 1 का गुणा होगा तो मेरे भाई 1 आएगा, और यहाँ पे बराबर है तो बराबर हो जाएगा, और 0 का x में गुणा हो जाएगा, 0 का x में क्या होगा, गुणा। अब आप बताइए 1 होगा, और आप जानते हैं कि संसार का कोई ऐसा नंबर्स नहीं है जो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके बच जाए, वो भी क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। 0 इतना डेंजर क्वेश्चन है, अरे इतना डेंजर संख्या होता है जो किसी भी संख्या के साथ सट कर क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। तो 0 का गुणा जैसे ही x में होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1/0। क्या ये कभी भी संभव हो सकता है, क्या ये कभी संभव है, 1/0? अगर ऐसा होगा, तो अगर ऐसा होता तो 1 और 0 किसी भी वैल्यू को, 1 और 0 अगर बराबर होता तो किसी भी वैल्यू को तुलनात्मक दृष्टि से देखना असंभव हो जाता ना। अगर 1 और 0 बराबर हो जाए तो तुलनात्मक दृष्टि से देखना एक दूसरे को क्या हो जाता, असंभव हो जाता संख्या की स्थिति में। समझ में आ रहा है। इसीलिए आप देखें कि यहाँ पे मैंने सिद्ध करके भी बता दिया कि 0 से भाग क्यों नहीं दिया जाता। आप ये मत सोचिए कि नहीं मैं केवल चैप्टर पढ़ूंगा 10 में जो जो चीज है, आप वो सारा चीज मुझसे पढ़ोगे जिस चीज में आज ने कभी आपने विचार ही नहीं किया होगा। ठीक है ना। 1 मिनट, हेलो, हेलो, फोन रखो, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या बताया आपको, देखिए यहाँ पे हमने ये बताया कि
1/0 यानी किसी भी संख्या में जीरो से भाग देना क्या है, किसी भी संख्या में जीरो से भाग देना क्या है, अपरिभाषित है। तो आपने परिमेय संख्या का परिभाषा पढ़ा कि वे सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर यानी पी बाई क्यू किसका प्रतिनिधि है, अंश बटा हर का। ये पी बाई क्यू एक सांकेतिक रूप है जो भिन्न के रूप को प्रदर्शित करता है अंश और हर को। अंश के जगह पे पी का और हर के जगह पे क्यू का यूज किया गया है, तो वहां अंश बटा हर न कह करके पी बाई क्यू कहा जा रहा है। और क्यू का मान इज नॉट इक्वल जीरो यानी क्यू बराबर जीरो नहीं हो सकता, यानी हर का मान जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी संख्या में जीरो से भाग देना क्या है, अपरिभाषित है। तो आप परिमेय संख्या का परिभाषा अवश्य लिखें और उसका कंडीशन भी लिखें। तो परिमेय संख्या का परिभाषा मैं फिर से बता देता हूं ताकि आप एकदम स्पष्ट हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए समझाने की स्थिति में। तो आप क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे वे सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू कोष्टक में लिख देंगे अर्थात अंश बटा हर के रूप में, कोष्टक बंद कर देंगे, अर्थात अंश बटा हर के रूप में प्रदर्शित किया जा सके या लिखा जा सके, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। किंतु क्यू का मान जीरो नहीं हो सकता, अर्थात हर इज नॉट इक्वल जीरो, हर इज नॉट इक्वल जीरो। इज नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं होगा, इज नॉट इक्वल का मतलब बराबर नहीं हो सकता। तो जहां पे आप कहोगे जहां क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल जीरो अर्थात दूसरी भाषा में कह सकते हो हर इज नॉट इक्वल जीरो, किसी भी भिन्न का हर जीरो नहीं हो सकता। यदि कोई भिन्न है अनुपात है तो उसका हर कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि किसी के हर में जीरो अगर होगा तो वह संख्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो से किसी के हर में जीरो होने से वह संख्या क्या हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। किसी भी संख्या में जीरो से भाग देना क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। एक छोटे सी चीज को समझने के लिए आपको कितना बैकग्राउंड पीछे जाना पड़ा। तो आई होप कि आप परिमेय संख्या को एक बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। आप जब भी पढ़े तो एक गणित के स्टूडेंट की तरह सोचें। आपका दिमाग हमेशा खुरपाती टाइप का होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम लुसलुसा दिमाग कर रहे हैं, एकदम खाली बस याद करने के चक्कर में नहीं। आपको थिंकिंग आना चाहिए। थिंकिंग पॉइंट यदि आपको आता है तो आप बहुत ही बेहतर कर पाओगे। ठीक है, अब परिमेय संख्या का परिभाषा हो गया, तो आप अपरिमेय का भी सुन लीजिए, तब हम परिमेय में उतरेंगे, क्योंकि परिमेय में भी वर्गीकरण करेंगे और आगे तक जाएंगे। नेचुरल नंबर्स के सारे वर्गीकरण को पढ़कर तब हम दोबारा लौटेंगे आगे के कंटेंट में। तो आप वास्तविक में पढ़ रहे हैं परिमेय और अपरिमेय। भी परिमेय आपने देख लिया, अपरिमेय सुनिएगा ध्यान से। अपरिमेय क्या है, वे सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, इसमें लिखा जा सके, इसमें नहीं लिखा जा सके। इसका मतलब एक फायदा यह है, आप परिमेय का याद करिए और अपरिमेय का अपने आप याद हो जाएगा। इसका स्टेटमेंट याद कीजिए, इसका परिभाषा याद कीजिए और इसमें नहीं लगा दीजिए। इसमें कहता है लिखा जा सकता है, इसमें नहीं लिखा जा सकता है, प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। कहेंगे कि वे सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू यानी अंश बटा हर के रूप में न लिखा जा सके या न प्रदर्शित किया जा सके, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। किंतु हर का मान इज नॉट इक्वल जीरो, हर का मान जीरो नहीं हो सकता, क्यू का मान जीरो नहीं हो सकता। तो कोई भी, मैंने बताया ना कि अगर कोई भी संख्या है, कोई भी अनुपात है तो उसका मान जीरो नहीं हो सकता, चाहे वह परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो। यदि वह संख्या है तो उसके बटा में जीरो नहीं हो सकता। बटा में जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जीरो किसी के बटा में है और जीरो से भाग देना क्या होता है, अपरिभाषित होता है, और अपरिभाषित कोई संख्या नहीं है। और यहाँ बात हो रही है संख्याओं की, इसीलिए किसी के बटा में जीरो नहीं हो सकता, चाहे वह परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, दोनों के ही स्थिति में हर का मान जीरो नहीं हो सकता है। तो फाइनल परिभाषा क्या बनेगा अपरिमेय का, वे सभी वास्तविक संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, प्रदर्शित नहीं किया जा सके, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां हर का मान जीरो नहीं हो सकता है। क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल जीरो होगा। आप समझ चुके होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप परिमेय संख्या को देख रहे हैं कि पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और इसमें आप देख रहे हैं कि पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। देखिए, परिमेय संख्या में पी बटा क्यू यानी भिन्न के रूप में लिखने की जो प्रक्रिया है, ये कई प्रकार की संख्याओं को भिन्न के रूप में देख सकते हैं हम। जो भिन्न के रूप में होगा वो ऑलरेडी होगा, जो भिन्न के रूप में नहीं होगा उसे भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम परिमेय संख्याओं के वर्गीकरण को देखेंगे कि परिमेय संख्या को हम कितने भागों में देख सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं को हम दो भागों में यहाँ पे विभाजित कर सकते हैं।
परिमेय संख्या को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 2 भागों में। परिमेय संख्याओं को हम 2 भागों में रख सकते हैं, 2 भागों में। कि कौन कौन से होगा? तो 2 भाग में वह कौन कौन से होगा? तो यहाँ पे हम 2 भागों में देखेंगे परिमेय संख्या को। सबसे पहला तो हम देख लेंगे पूर्णांक को। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्णांक को। परिमेय संख्याओं को 2 प्रकार से देख सकते हैं, एक पूर्णांक को, एक दशमलव वाली संख्या को, एक दशमलव संख्या को। एक पूर्णांक को देख लेंगे, एक दशमलव वाली संख्या को देख लेंगे। पूर्णांक को और दशमलव संख्या को। तो परिमेय को 2 भागों में देख सकते हैं, 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पूर्णांक और दशमलव वाली संख्या, पूर्णांक के रूप में और दशमलव संख्या के रूप में। पूर्णांक को इंटीजर कहा जाता है, INTEGER, और दशमलव को डेसिमल नंबर्स, DECIMAL, नंबर का नंबर्स, डेसिमल नंबर, इंटीजर डेसिमल नंबर। तो परिमेय को कितने भागों में देख सकते हैं? 2 भागों में। पूर्णांक, इंटीजर, पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटीजर। पूर्णांक को इंटीजर, दशमलव संख्या को डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या को डेसिमल नंबर। बताओ परिमेय संख्या कितने भागों में? 2 भागों में। पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक को क्या बोलेंगे? इंटीजर। दूसरा दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर्स। आप एकदम मजा लेकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं भी दिक्कत है आप कमेंट में बोलिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका उस प्रश्न का जवाब दे सकूं। ठीक है, तो मैंने बताया परिमेय संख्या को 2 भागों में देखेंगे हम, पूर्णांक के रूप में और दशमलव संख्या के रूप में। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, और दशमलव संख्या का मतलब डेसिमल नंबर्स। तो पूर्णांक क्या है, दशमलव संख्या क्या है? पूर्णांक का मतलब यह है, पूर्णांक का मतलब यहाँ पे क्या है? कहेंगे धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को, समूह को पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक वाली संख्याएं, धनात्मक वाली संख्याएं और शून्य को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। इस प्रकार से कितने प्रकार पूर्णांक हो जाते हैं? 3 प्रकार के। मैंने क्या बताया? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, यानी धन संख्या है, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या और शून्य संख्याओं को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्या को पूर्णांक कहा जाता है। तो इस प्रकार पूर्णांक 3 प्रकार का आता है। इस प्रकार पूर्णांक कितने प्रकार के आता है? 3 प्रकार से। कौन कौन सा आता है? सबसे पहले ऋण पूर्णांक। कौन सा देखेंगे हम लोग? ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसके बाद आएगा शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। उसके बाद आता है धन पूर्णांक। हम लोग लास्ट में धन पूर्णांक को मैं क्यों रख रहा हूं? क्योंकि हम लोग धन पूर्णांक को ही आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि शून्य पूर्णांक यहीं तक समाप्त हो जाएगा, ऋण पूर्णांक भी यहीं तक। धन पूर्णांक को हम आगे तक पढ़ेंगे, आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसी की सहायता से हमारा अगला वर्गीकरण होगा। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा, पूर्णांक को 3 प्रकार से होते हैं, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक। पूर्णांक को आप लिख सकते हो कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार से होता है, एक ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक। समझने की बात यहाँ पे ये है कि ऋण पूर्णांक क्या होता है? तो सभी ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। सभी ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। शून्य को शून्य पूर्णांक कहते हैं। जीरो को, जीरो माने क्या होता है? शून्य कहते हैं, शून्य होता है, जीरो माने शून्य होता है, तो शून्य को शून्य पूर्णांक कहते हैं। और धन पूर्णांक, धन वाली धनात्मक वाली संख्या को, धनात्मक संख्याओं को धन पूर्णांक कहा जाता है। धनात्मक संख्याओं को धन पूर्णांक कहा जाता है, शून्य को शून्य पूर्णांक कहा जाता है और ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। इसका इंग्लिश क्या बताया जाता है? इसका इंग्लिश ये होता है, ऋण पूर्णांक को हम लोग निगेटिव इंटीजर कहते हैं। निगेटिव इंटीजर क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। इंटीजर की इंग्लिश यहाँ पे है, आई से मैंने इंडिकेट कर दिया। शून्य पूर्णांक जीरो इंडिकेटर, और जीरो इंटीजर क्या होगा? जीरो इंटीजर होता है। तो शून्य पूर्णांक क्या हो जाएगा? जीरो इंटीजर। शून्य पूर्णांक का मतलब जीरो इंटीजर। उसके बाद आता है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक को कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। धन पूर्णांक को क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। तो आपने देखा कि पूर्णांक 3 प्रकार से होता है, शून्य पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक को नेगेटिव इंटीजर, शून्य पूर्णांक को जीरो इंटीजर, धन पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे डेसिमल, दशमलव वाली संख्या।
किसी भी संख्या में अगर एक स्थान पे दशमलव लगा है तो दशमलव का मतलब होगा कि उस संख्या का 10 भाग किया गया है। उस संख्या का कितना भाग में बांटा गया है? 10 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, उस संख्या को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 10 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, और 2 स्थान तक दशमलव है तो उस संख्या को 100 भागों में विभाजित किया गया है। और दशमलव 3 स्थान तक है तो संख्या को कितने स्थान में विभाजित किया गया है? उसे 3 स्थान तक दशमलव है तो संख्या को 1000 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब डेसिमल का मतलब होता है दसवां भाग, दशमलव यानी 10 से भाग करना, 10 से भाग करना। दशमलव का मतलब क्या होता है? किसी संख्या में 10 भाग करना, 10 भागों में विभाजित करना। सीधा मतलब किसी संख्या को 10 भागों में विभाजित करना दशमलव कहलाता है। यदि दशमलव एक स्थान तक है तो उसका मतलब है कि संख्या को 10 भागों में विभाजित किया गया है। दशमलव 2 स्थान तक है इसका मतलब यह है संख्या को 100 से विभाजित किया गया है। और दशमलव 3 स्थान तक है तो इसका मतलब यह है कि संख्या को 1000 भागों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार आप दशमलव के को समझ चुके हैं, यानी किसी संख्या को 10 भागों में विभाजित करना दशमलव कहलाता है और वह दशमलव एक स्थान तक होना चाहिए। ठीक है ना, 2 स्थान तक होगा इसका मतलब उस संख्या को 10 से 2 बार विभाजित किया गया है। एक बार 10 से विभाजित किया, फिर 10 से विभाजित किया तो कितना भाग गया? 10 भाग एक बार में किया, फिर 10 भाग यानी 100 भाग में विभाजित कर दिया। ठीक है ना, उसको कब भाग में विभाजित कर दिया? 10 भाग में। क्योंकि देखिए आपको आज को लगेगा कैसे 10 भाग में पहले बांटे 10 में 20 भाग में, नहीं, एक बार में अगर 10 भाग में विभाजित करेंगे तो वो कितने टुकड़ों में बटेगा? 10 टुकड़ा में। तो एक नंबर अगर 10 टुकड़ा में बटा है तो एक टुकड़ा ये 10 नंबर का हो गया, एक भी 10 भाग में बटा है, ये भी 10 भाग में बटा है। तो जब मैं 10 से भाग दूंगा तो वह संख्या जो होगा दोबारा 10 से विभाजित होगा, उसका अगला संख्या वो भी 10 से विभाजित होगा, 10 भागों में 10 बार विभाजित होगा तो 100 बार हो जाएगा कि नहीं विभाजित? तो 100 टुकड़ा में वो संख्या विभाजित हो जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए दशमलव संख्या का। इसको भी हम आगे बढ़ेंगे लेकर, इसको भी आगे लेकर बढ़ेंगे क्योंकि दशमलव संख्या भी 3 प्रकार से आता है, जिसमें 2 दशमलव वाली संख्या है परिमेय के रिस्पेक्ट में है और एक दशमलव संख्या, एक प्रकार की जो दशमलव संख्या होती है वह अपरिमेय के संख्या के रिस्पेक्ट में। मतलब यह है कि दशमलव संख्या 2 प्रकार से होती है। दशमलव संख्या कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, शांत अशांत। अशांत 2 प्रकार का होता है, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। तो उसको हमको पढ़ना है बहुत बेहतर ढंग से। इन सारे चीज को मामला को हम समाप्त कर लेंगे तब हम लोग आएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और उसको इतना बेहतर ढंग से आपको बताऊंगा कि आपको लगेगा कि आपने ही इसे क्या किया है, बनाया है। और मैं उस गणितज्ञ के हिसाब से सोच कर बताऊंगा, आपको सोचवाऊंगा कि देखिए गणितज्ञ ने इस प्रकार से सोचा है और कितना ही आसान तरीका से हमें ये प्रमेय दे दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शून्य पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक आपने देख लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं धन पूर्णांक की तरफ। आपको मैं बता दूं, मैंने बताया कि धनात्मक वाली संख्या को धन पूर्णांक कहा जाता है, आप ये जान चुके हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ हम ये देखेंगे धन पूर्णांक को। मैंने बताया कि धनात्मक वाली संख्या को धन पूर्णांक कहा जाता है। धनात्मक वाली संख्या क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं। तो अब धन पूर्णांक को मैं बता दूं कि इसको नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। धन पूर्णांक को ही क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। और जैसे ही प्राकृतिक संख्या की बात आ जाती है तो प्राकृतिक संख्या बहुत सारे संख्याओं का समूह है। अलग अलग, देखिए हर संख्या के एक अलग अलग संकेत है और उसे अलग अलग रूप में लिखा जाता है, उनका अलग अलग नाम है। इतनी सारी संख्याओं का नाम है तो अगर इतनी सारी संख्याओं का नाम है, उसका संकेत भी अलग अलग है, तो क्या हम एक एक संख्या को पढ़ेंगे और एक एक संख्या के क्वालिटी को समझेंगे तो क्या ये आसान होगा समझना? नहीं ना। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्टार्ट करने वाले हैं हम धन पूर्णांक, उसके बाद मैं आपको दशमलव संख्या पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दशमलव संख्या को पढ़ने के बाद, तब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। फिर उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और सारे मामला पढ़ेंगे। इनका प्रयोग कहाँ होगा, इनका प्रयोग कैसे करेंगे, इन्हें क्यों लिखा गया, इनका क्या प्रयोग है, सारी बातों को हमको समझना है। तो हम धन पूर्णांक से स्टार्ट करते हैं। धन पूर्णांक से हम स्टार्ट करेंगे।
आगे की तरफ बढ़ेंगे धन पूर्णांक को लेकर। धन पूर्णांक, अब मेन हेडिंग हमारा यहाँ बनेगा धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक बनेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मैंने बताया इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। धन पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। धन पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, धन पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो हेडिंग होगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। जैसे ही लिखेंगे कि धन पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या का एक अलग डिफिनेशन लिख देंगे हम लोग। एक अलग डिफिनेशन लिख देंगे। क्या है वो अलग डिफिनेशन क्या है? तो वो अलग डिफिनेशन ये है कि गिनती वाली संख्या को, यानी जिन संख्या के प्रयोग से या उपयोग से गिना जाता है, किसी वस्तु को काउंट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं जिन संख्याओं की सहायता से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को गिना जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में से नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं। तो गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या जिन संख्या की सहायता से किसी वस्तु को गिना जाता है या व्यक्ति को गिना जाता है, किसी भी गिना जाता हो, तो वह क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... प्राकृतिक संख्याओं को 1 से स्टार्ट किया जाता है। इसका मतलब कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। ठीक है ना? ये सारी जानकारी जो ये मेन फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम लोग नोट में आगे जब ये पूरा पढ़ा लूंगा, तो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट करके, इंपॉर्टेंट तथ्य करके उसमें लिखवाऊंगा। कम से कम 20-30 पॉइंट हम लोग लिखेंगे, जो महत्वपूर्ण है 1 नंबर के लिए, और आपकी जानकारी के लिए भी मौखिक रूप से लोग पूछते भी रहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 यानी 1 से ही स्टार्ट होती है और वो अनंत तक जाती है। अनंत नाम की कोई संख्या नहीं, अनंत एक संकेत है कि आप कितना भी लिख सकते हो। अभी तक कोई पता नहीं है कि प्राकृतिक संख्या कहां तक है ना, इसका अंत नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या, लेकिन इसका सबसे छोटा नंबर 1 होता है प्राकृतिक संख्या का। याद रखेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अब आगे बढ़ेंगे तो इसका भूमिका मैं दूंगा कि आगे की तरफ कैसे, किस आधार पे किया गया होगा। मैंने अभी इससे पहले मैं जो बता रहा था उसी बात को मैं रिपीट करता हूं। मैंने क्या बोला था कि प्राकृतिक संख्या को आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखेंगे। इनको लिखने का संकेत भी देखिए, 1 को इस तरह से लिखा जाता है, 2 को इस तरह से, लिखने का संकेत भी अलग है और इनको पढ़ने का संकेत भी अलग है। इसको 1 पढ़ा जाता है, इसको 2 पढ़ा जाता है, इसको 3, इसको अगर ऐसे बनाएंगे तो 4 पढ़ेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। तो इनका पढ़ने का भी अलग अलग तरीका है, लिखने का भी अलग अलग तरीका है। इस प्रकार से तो सारी संख्या एक अलग अलग ही ढंग से लिखी जा रही है। तो अगर प्राकृतिक संख्या को देखा जाए तो ये कई संख्याओं का, बहुत सारा संख्या का समूह है, जो कि 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग संख्याओं के प्रॉपर्टीज या गुणों के बारे में अध्ययन करना तो बहुत कठिन हो जाएगा ना। तो इस तरह गणितज्ञों ने प्राकृतिक संख्याओं का, इनके गुणों और संगठनों के आधार पर, या एक ही प्रकार के प्रक्रियाओं को रखने वाले, एक ही प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करने वाले संख्याओं को एक अलग अलग भागों में क्या कर दिया? वर्गीकृत कर दिया। इनके गुणों के आधार पर, इनके व्यवहार के आधार पर, यानी प्राकृतिक संख्याओं के कुछ विशेष प्रकार के संख्याओं के समूहों के गुणों के आधार पर इन्हें क्या किया गया? अलग अलग भागों में व्यवस्थित किया गया, जिनके बारे में जानना, जिनकी मदद से या जिनकी सहायता से हम प्राकृतिक संख्याओं को एक विशेष तरीका से समझ पाए कि प्राकृतिक संख्या में इस प्रकार के संख्याएं होते हैं जो इस प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो इन्हें कई भागों में विभाजित किया गया, जिसमें से सबसे पहला नंबर आप सुने होंगे। मैं जितना सभी सब बता रहा हूं इसमें आप जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। जो जानते हैं उनके लिए और अच्छी बात है कि वो रिपीट कर पा रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा उनको। तो चलिए, हमने जो ये बात बताया है, जिस प्रकार से मैंने आपको मन में जिज्ञासा उत्पन्न करने का प्रयास किया है कि प्राकृतिक संख्याओं की वर्गीकरण क्यों किया गया, तो आप समझ चुके होंगे कि इन नंबर्स के बारे में जानने के लिए, इस नंबर्स के व्यवहार कैसे हैं, ये किस प्रकार से गुण रखते हैं, ठीक है ना, जिनके सहायता से आप जानते हैं कि अगर इनका वर्गीकरण हम नहीं जानते तो सूत्र जो बनाया जाता है वो एक विशेष प्रकार की संख्या पे बनाया जाता है, ये नहीं किसी प्रकार की संख्या पे बना सकते हो। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है
इन्हें निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया। सबसे पहला आता है सम संख्या। क्या आता है भैया? सम संख्या आता है, सम संख्या, सम संख्या। दूसरा आता है विषम संख्या। दूसरा क्या आता है? विषम संख्या, विषम संख्या। तीसरा आता है भाज्य संख्या। तीसरा क्या आता है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। चौथा आता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। पांचवा देख लेंगे, ये तो समूह को व्यक्त करता है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। और अगला नंबर आता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। आप कापी कलम लेकर बैठे और सारी बातों को नोट करते रहें, जो मैंने बताया है सारी बातों को आप नोट करते रहें। तो सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, स्वभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या, ये प्राकृतिक संख्याओं की क्या है? वर्गीकरण है। ये सबके सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ये सब के सब क्या लिखा हूं मैं? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गीकरण को लिखा हूं कि अब आपको पता करना है कि कौन सा प्राकृतिक संख्या सम में आएगा, इसमें इस प्राकृतिक संख्या में से कौन वाला नंबर विषम में आएगा, इसी प्राकृतिक संख्या में से कौन वाला को भाज्य में लपेटेंगे, किसको अभाज्य संख्या में लिखेंगे, किसको स्वभाज्य में लिखेंगे, किसको जुड़वा भाज्य में लिखेंगे। तो ये सब के सब क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या को डिफाइन करते हैं, अलग अलग संख्याओं को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सम संख्या। मैं स्टार्ट जब भी कर रहा हूं तो इंग्लिश नेम से भी कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं इंग्लिश नेम से याद रखना, मेन इंपोर्टेंट हेडिंग्स जो है उनको इनका इंग्लिश याद करना जरूरी भी है। ठीक है ना? नहीं याद करते तो इसमें आपकी कमी है। तो सम संख्या किसे कहेंगे इंग्लिश में? सम संख्या को इंग्लिश में इवेन नंबर कहा जाता है। इवेन नंबर, इवेन नंबर, NUMBER। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इवेन नंबर। परिभाषा एकदम बिजी। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो हम प्राकृतिक संख्या की बोलेंगे। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें दो से, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी उसमें दो से अगर भाग दिया जाए तो पूरा पूरा कट जाता है, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। वे सभी सम संख्याएं जिन्हें दो से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित होती है उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। यानी इस प्राकृतिक संख्या में से सारे नंबर आएंगे जो दो से कटेंगे। तो सबसे पहले बताओ कौन संख्या कटेगा दो से? सबसे पहले दो से कटेगा दो, इसमें से दो कट जाएगा। सबसे पहले दो कटेगा, दो में भाग देंगे तो दो। उसके बाद कटेगा चार, उसके बाद दो से कटेगा 6, इसके बाद कटेगा 8, इसके बाद कटेगा 10, उसके बाद कटेगा 12, 14, डाट 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 आगे तक अनंत तक कटता जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या अनंत तक फैला हुआ है। तो ये अभी कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, क्योंकि उसका अंत पता नहीं है कहां तक अंत होगा। लेकिन एक प्रश्न आप यहां से इसका जवाब दे सकते हो कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 होती है। सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 होती है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, इसे याद रखेंगे। तो सम संख्या का परिभाषा क्या बना? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वे क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। दूसरा आता है विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर कहा जाता है। ODD, ODD, ओड नंबर। विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर यानी विषम संख्या कहते हैं। अगर इसका परिभाषा पॉजिटिव रूप में है तो इसका परिभाषा क्या होगा? नेगेटिव रूप में होगा ओड नंबर का। तो इसका परिभाषा क्या बनता है? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, इसमें पूर्णतः विभाजित होता है, इसमें पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे विषम संख्या कहते हैं। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित न हो उसे ही कहते हैं विषम संख्या। इसका डिफिनेशन पता चल गया आपको कि वे सभी प्राकृतिक संख्या जो 2 से नहीं कटेंगे वो क्या कहलाएंगे? विषम संख्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले 1 आता है, 1 पूरा पूरा नहीं कटता है। उसके बाद क्या आता है? 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 5 आएगा,
उसके बाद क्या आएगा 7 आएगा, यानी इस वाले नंबर को छोड़कर जितना प्राकृतिक में बचेगा सब के सब किस में आ जाएगा, विषम में आ जाएगा। 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, डॉट 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 डॉट, इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो आप एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सब के सब क्या है, विषम संख्या के उदाहरण है। ठीक है, और सबसे छोटा विषम संख्या हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है। तो प्राकृतिक संख्या और विषम संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या क्या मिलता है, 1 मिल रहा है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है और सबसे छोटी विषम संख्या भी 1 ही होता है। उसके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य का मतलब कटने वाली संख्या, कटने वाली संख्या। भाज्य संख्या का पहले इंग्लिश समझिए। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर कहा जाता है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या इंग्लिश में क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहेंगे। इसका परिभाषा बहुत आसान है, कहेंगे वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होता हो, अन्य संख्या से भी कटता हो, तो वह कहलाएगा भाज्य संख्या। यानी कोई नंबर से जो उसको छोड़कर, जिस नंबर की बात हो रही है उस नंबर के अलावा कोई और दूसरा संख्या काट दे रहा है, एक को छोड़कर, याद रखेंगे, एक और स्वयं को छोड़कर, उस नंबर को छोड़कर, एक को छोड़कर कोई दूसरा अगर काट देता है तो वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। यानी किसी भी बाहरी नंबर से वह कट रहा है तो वह भाज्य संख्या कहलाएगा। दूसरा परिभाषा इसका बहुत बेहतर है। यहाँ पे तो ये हो गया कि किसी एक और स्वयं को, मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे तो वह भाज्य संख्या होगा। दूसरा परिभाषा ये होता है कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो, गुणनखंड की बात हो रही है, फैक्टर, जिनका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो, जिनका गुणनखंड 3 भी हो या 3 से अधिक हो, तो वह सब के सब क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं। 2 गुणनखंड तो सभी का होता है, एक और स्वयं, लेकिन इन दोनों को छोड़कर कोई तीसरा भी गुणनखंड हो जाए तो वह क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। तो मैंने क्या बोला, 2 परिभाषा बना, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे भाज्य कहेंगे। दूसरा परिभाषा क्या है, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो तो वह क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होगा, तो देखिए, एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। क्यों, क्योंकि भाज्य और अभाज्य संख्या होने के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या को भाज्य या अभाज्य होने के लिए कम से कम उसके 2 गुणनखंड होने चाहिए। कोई भी प्राकृतिक संख्या भाज्य है और अभाज्य है तो उसके कम से कम कितने गुणनखंड है, 2। अगर जिन संख्या का 2 गुणनखंड नहीं होगा वो भाज्य अभाज्य नहीं हो सकता। एक नंबर ऐसा है जिनका एक ही गुणनखंड है, इसलिए इसको न तो भाज्य में गिनती किया जाता है न तो अभाज्य में। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य, तो एक की बात होगी ही नहीं, ठीक है ना। तो एक को छोड़ देंगे हम लोग। उसके बाद आएगा 2, 2 को कोई काट सकता है भारी संख्या, कोई नहीं काटता है। 3 कोई नहीं काटेगा, लेकिन 4, 4 को कोई अन्य नंबर भी काट रहा है। देखो 4 और 1 को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर, 4 को छोड़ दीजिए और 1 को छोड़ दीजिए, एक न तो भाज्य न तो भाज्य, एक की बातें न करेंगे। 4 को छोड़कर कोई दूसरा नंबर काट रहा है तो कहेंगे 2, 4 को 2 काट रहा है, इसका मतलब 4 क्या है, भाज्य है। 4 क्या है, भाज्य है। 6 भी क्या है, भाज्य है, क्योंकि 6 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, और बाहरी नंबर काटना चाहिए। 8 क्या है, भाज्य है। 9 क्या है, भाज्य है। 9 क्या है, भाज्य है। 10 क्या है, भाज्य। 12 क्या है, भाज्य। 14 क्या है, भाज्य। 15 क्या है, भाज्य। ये सब सारे नंबर जो होते हैं किसी न किसी बाहरी नंबर से कट जाते हैं। तो ये हो गया भाज्य संख्या। उसके बाद आएंगे हम लोग अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, अगर भाज्य संख्या किसी अन्य संख्या से भी कटेगी तो अभाज्य संख्या किसी संख्या से नहीं कटेगी ना। तो इसका परिभाषा क्या बनेगी, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। दूसरी परिभाषा कह सकते हैं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर्स कहा जाता है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहा जाता है। इसका उदाहरण आता है सबसे पहले 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,
डॉट 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 आगे की तरफ, और बाकी बात तो आगे हम करेंगे। उसके बाद आते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या किसे कहेंगे? सअभाज्य संख्या दो या दो से, देखिए आप नोट करते भी रहेंगे और सुनते रहेंगे, दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा समूह, दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा समूह, कम से कम दो होना चाहिए या दो से अधिक होना चाहिए, तो कहेंगे कि दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा समूह जिनका मौसक केवल एक हो, उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। बोलेंगे फिर से, दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा समूह जिनका मौस यानी HCF एक हो, उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहा जाता है, को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। इसका एग्जांपल्स ग्रुप में होगा, दो या दो से अधिक होना चाहिए और उनका मौसम एक होना चाहिए। जैसे 10 ले लीजिए और यहां पे ले लीजिए 21, 10 और 21 ले लीजिए। देखिए 10 और 21 का मौसम क्या आएगा? एक आएगा, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे एक के अलावा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों नंबर्स को, यानी जब भी सहअभाज्य संख्या लिखी होगी तो उन जितने भी संख्याएं एक साथ लिखी हैं उनको कोई एक नंबर साथ में सबको नहीं काट सकता, एक को छोड़कर, एक के अलावा कोई नंबर उन सबको नहीं काट सकता। ऐसे संख्याओं के युग्म को, ऐसे संख्याओं के जोड़ा को क्या कहेंगे? सहअभाज्य कहेंगे। तो यहाँ पे आगे देखेंगे, जैसे मैं 3 नंबर लेता हूं, मैं ले लेता हूं 9, 8, 15, 9, 8, 15। आप यहाँ पे भी देखेंगे कि 9, 8, 15 तीनों की तीनों भाज्य है, लेकिन तीनों को कोई एक संख्या नहीं काट सकता, तीनों को कोई एक ही संख्या नहीं काट सकता है, यानी का मौसम क्या होगा? एक होगा, एक के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो जिनका मौसम एक होगा वह किस में आएंगे? सहअभाज्य संख्या में। तो ये जो संख्याओं का समूह है वह कैसा है? सहअभाज्य संख्याओं का है, लेकिन साथ में तो है लेकिन अभाज्य है, साथ में तो है लेकिन क्या है? अभाज्य है, किसी एक ही संख्या से नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो साथ में लिखे हो उनका मौसम एक आ जाए तो वह क्या कहलाएगा? सहअभाज्य कहलाएगा। लास्ट देखेंगे हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से सुनिए, ऐसे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो उसे ही कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या को इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। जुड़वा अभाज्य संख्या को ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। ट्विन प्राइम नंबर्स, जुड़वा अभाज्य क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। मैंने बताया कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 उसे क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य। तो इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो, इसका एग्जांपल क्या आएगा? इसका एग्जांपल आएगा जैसे 3, 5। अभाज्य भी होना चाहिए, उनके बीच का अंतर 2 भी होना चाहिए। देखिए 3, 5 क्या है? 3, 5 क्या है? 3, 5 अभाज्य भी है और उनके बीच का अंतर 2 भी है। यहाँ पे अगला नंबर भी देख सकते हैं। अगला नंबर जैसे 5, 7, 5, 7 अभाज्य है, उनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। उसी तरह से आप लिख सकते हैं अगला 11, 13, 11, 13, 11, 13, 11, 13 दोनों अभाज्य है, उनके बीच का अंतर 2 है। ऐसे ही नंबर लिखते जा सकते हैं। 17, 19 है। अगला है 29, 31 है आदि। इस तरह के नंबर्स जो होंगे इत्यादि, ठीक है ना, इस तरह के नंबर्स होंगे जो दोनों अभाज्य भी होना चाहिए, उनके बीच का अंतर 2 भी होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपने प्राकृतिक संख्या को एक बेहतर ढंग से इसके क्वालिफिकेशन को समझा कि प्राकृतिक संख्या में कौन कौन सी संख्या होती है और किस प्रकार के गुण रखते हैं। तो आपने प्राकृतिक संख्या को कंप्लीट तरह से समझा और देखा। अब हम लोग आगे देखेंगे दशमलव वाली संख्या को। दशमलव वाली संख्या को 3 भागों में विभाजित किया गया है। शांत दशमलव, अशांत दशमलव, प्रसार। दशमलव प्रसार के आधार पर शांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या, उसको समझेंगे। उसके बाद अशांत दशमलव संख्या 2 प्रकार से होती है। एक तो शांत अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होती है, अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या होती है। उसके बारे में कल अध्ययन करेंगे हम लोग। और कल हम लोग
प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम्स, इन सारे तमाम प्रश्नों के जवाब और इन सारे कथन को, इस सारे तरीके को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं।